नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान भाजपा अपने विधायक और सांसदों के लिए एक सुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए गुजरात में 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है। 5 से 7 तक ये पाठशाला चलेगी। अमित शाह इसको संबोधित करेंगे, अमित शाह संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री वर्चुअल जुड़ सकते हैं। गुजरात में हो रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी होगी। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सांसदों, विधायकों, मंत्री हो, सभी को खुद को अकेले को जाना है। ना कोई गनमैन होगा, ना पीएगा, ना ड्राइवर होगा। सबको साथ जाना है, सबको 3 दिन वहीं रहना है। पता चला कि इसके पीछे की वजह क्या है। 2028 में भाजपा राजस्थान में रिपीट कैसे करे। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो जो एक पब्लिक के जहन में और नेताओं में भी ये बन चुका है कि अब की बार तो हमारी बारी, अब की बार हमारी बारी है, उसको खत्म करना ये बीजेपी का सोचना है। अब कितनी सफल होगी नहीं होगी, लेकिन हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर संस्थान अपनी ओर से कोशिश करता है कि हम बेहतर कर सकें और कुछ ऐसा करें जो नायाब साबित हो। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ भाजपा से हैं, संदीप कलवानिया जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में। अनिल, क्या मोटिव लगता है, क्योंकि प्रशिक्षण राजस्थान के बाहर लेकर के जाना, सरकार यहाँ पे भी है, सरकार वहां पे भी है, कुछ जमीन का फर्क पड़ेगा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, या फिर कोई सिस्टम का फर्क पड़ेगा? दूर क्यों चुना है? देखिए, गुजरात लेकर जाने का सबसे बड़ा मकसद यही है। पार्टी राजस्थान में भी चाहती है कि गुजरात जैसा संगठन जो है वो राजस्थान में बन सके। 95 से लगातार गुजरात में हम देख रहे हैं बीजेपी की सरकार है, लगातार रिपीट हो रही है। हालांकि 1-2 बार सीटें जरूर कम आई, लेकिन लगातार बीजेपी की सरकार बनने का जो एक ट्रेंड है वो गुजरात का एक उदाहरण वहाँ पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ के जनप्रतिनिधि जो गुजरात जा रहे हैं, एक तरह से प्रशिक्षण इसको कह सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग क्या, ट्रेनिंग यही होगी कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक है, लोकसभा का सांसद है, राज्यसभा का सांसद है, वो जनता के बीच में जाए तो जनता के बीच में उसका जुड़ाव कैसे रहे, कनेक्टिविटी किस आधार पर बन सकती है और वो कनेक्टिविटी बेहतर कैसे हो, वो नेगेटिविटी भी नहीं बदले जब चुनाव हो। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये इस पाठशाला में सिखाने का मकसद यहाँ पर रहेगा। और सबसे बड़ा मकसद 2028 ही है, और 2028 के आगे, उसके आगे भी जब विधानसभा चुनाव हो तो राजस्थान भी उन स्टेट में गिना जाए जैसे आज गुजरात को गिना जाता है। गुजरात का जब नाम आता है तब यही आता है कि हाँ, वहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वो रिपीट होने वाली है। जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं वहाँ पर चाहे आकलन लगाने की बात हो, विशेषज्ञ अपने आकलन वहाँ पर लगाने की चर्चा करते हो, आम लोगों के बीच में चर्चा हो, या दूसरे स्टेट में जब विधानसभा चुनाव की चर्चा गुजरात की होती है तो पहले यही होता है कि यार गुजरात में तो वहाँ पर बीजेपी लीड करके जाएगी, बीजेपी वहाँ पर पिछड़ने वाली नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं वो राजस्थान में कैसे हो सकती हैं, क्योंकि राजस्थान का अगला अगर पिछले 5 सालों का चुनाव देखा जाए, पिछले 5 ट्रेंड देखे जाए, मिथक रहा है। एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, सत्ता बदलती रही है। तो ये सत्ता बदलने का ट्रेंड कैसे टूट सकता है? बीजेपी इस बार सत्ता में है तो बीजेपी चाहती है कि लगातार रिपीट हो और सत्ता जो है वो बीजेपी के यहाँ पर काबिज हो सके। ये इसके प्रशिक्षण का कहीं ना कहीं मकसद कहा जा सकता है। राजस्थान पे केंद्रीय भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व का काफी फोकस है, क्योंकि फोकस इस नाते भी कहा जा सकता है, आपको ध्यान होगा कि सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय आए थे और उन्होंने कहा कि भाजपा मजबूत है, मजबूत रहेगी, आप लोग जनता पे फोकस करिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग, कौन नौकरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इससे कोई मायने नहीं रखता। यानी कि सीधा सीधा एक बात कह दी गई थी कि ब्यूरोक्रेसी का काम आप छोड़ दीजिए, आपको केवल और केवल संगठन के तरीके से काम करना है, जो जनता के बीच में जाकर के ये मैसेज देना कि सरकार में मुख्यमंत्री कोई हो और ब्यूरोक्रेसी में कोई हो, लेकिन भाजपा भाजपा है जिसके नाम पर काम होता है। अब वो कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये एक अलग बात होगी, लेकिन उसी कड़ी में एक आगे देखा जा रहा है कि एक मैसेज दिया जा सकता है कि गुजरात में भी बीजेपी वैसा ही संगठन था जो राजस्थान में आज है। तो ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान में सरकारें रिपीट नहीं हो पाती हैं? कुछ इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और 28 की कवायद से इसे माना जा रहा है। अटल जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। एक बड़ा फैसला संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का है ये कि 3 दिन विधायकों को गुजरात लेके जाया जाएगा, जबकि राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में
आप ये प्रशिक्षण कर सकते थे? गुजरात की वजह क्या है? देखिए योगेंद्र जी, इसमें वजह ढूंढने जैसी कुछ नहीं है। एक सामान्य जो प्रशिक्षण होता है वैसा सा प्रशिक्षण है। बेसिकली हम दो ही तरीके से, कि एक रीति नीति भाजपा की और दूसरा अनुशासन, ये दो चीज़ों पे हम फोकस करना चाहते हैं। और तो यही भी हो सकता था, नहीं हो सकता था, लेकिन ये देखिए कुछ निर्णय होते हैं, फर्क पड़ेगा। कुछ निर्णय होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि उसमें अपन, चाहे मैं हूँ आप हो, केवल आकलन लगा सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गुजरात में हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ हो, दिल्ली हो। फिर अगर गुजरात करते आप, फिर एक नया प्रश्न खड़ा होता कि राजस्थान करते कि दिल्ली क्यों नहीं किया, वहाँ सभी अवेलेबल थे। इसके अंदर बेसिकली मूल मकसद जो है वो सत्ता, संगठन और प्रशासन, इन तीनों में समन्वय। दूसरा रीति नीति, कि जन सेवा के लिए जन प्रतिनिधियों को जिम्मेदार कैसे बनाया जा सकता है। संगठन उसमें अपनी मुख्य भूमिका किस तरीके से निभाए। हमारी बेसिक विचारधारा और रीति नीति क्या है भारतीय जनता पार्टी की, और उसका फीडबैक, सरकार का फीडबैक, सत्ता का फीडबैक और संगठन का फीडबैक, वो जनता के, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके निचले पायदान पे जाकर के और लेना। जनप्रतिनिधि वहां पर जाकर के ये जनता के साथ संवाद करे, प्रशासन के साथ संवाद करे, बूथ संगठन के साथ संवाद करे, हमारे बूथ स्तर पर जो बैठे हैं कार्यकर्ता उनसे संवाद करे कि भाई आखिर हमारी जो योजनाएं, केंद्रीय योजनाएं, लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा। राजस्थान की विशिष्ट योजनाएं, लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा। राजस्थान ने अभी आपने देखा कि ये देखा कि भी किस किस के अंदर हम लोग बहुत बेहतर है, इसको क्षेत्रवार बांटा जा सकता है। स्वॉट एनालिसिस एक होती है, टेक्निकल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पद्धति, उसमें हमारी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, वीकनेस देखी जा सकती है। ये सारी एनालिसिस और ये सब वहाँ होगा। जनप्रतिनिधि को भी कि भी आप जो कर रहे हो पता चले जनता को ही नहीं पता, तो किस तरीके से प्रचार प्रसार वाली बात की जा सकती है। आप जो कर रहे हो उसका लाभ जनता तक नहीं मिल रहा, तो क्या कारण है, जनता तक वो क्यों नहीं जा रहे? क्या प्रशासन उसमें अवरोध है, क्या सत्ता उसमें अवरोध है, या उस जो योजना है उसमें ही कुछ खामी है इस तरह की? तो ये सारी चीज़ों का आकलन करना, एक दूसरे के साथ हमारी लिमिट्स क्या हैं, जवाबदेही ये कि जनप्रतिनिधि की लिमिट्स क्या हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा बीच में आकर के इंटरफेयर कर सकता है, या ये पॉलिसी लेवल पे इंटरफेयर कर सकता है, कहाँ इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, कहाँ तक उसको जाना है, कहाँ तक संगठन को जाना है, कहाँ तक विधायक को जाना है, जनप्रतिनिधि किस किस जगह फीडबैक ले सकते हैं, और जनता के लिए सुचारू रूप से कैसे काम किया जा सकता है। आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, 2028 की प्लानिंग सरकार और संगठन दोनों ने शुरू कर दी है, और उसी के क्रम में एक पहली कड़ी मान के चलिए कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अनुशासन और रीति नीति का पाठ पढ़ाया जाएगा। देखिए योगेंद्र जी, जो इनकी जो प्रशिक्षण का जो मामला है वो इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं आपको ये यहाँ पर लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये इनको वाकई इनको सख्त प्रशिक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि इनके नेता नौसिखियाँ हैं, इनके विधायक एमएलए अभी नौसिखियाँ। आप देखिए ये जो एक जनप्रतिनिधि की जो भावना होती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में जो उनकी एक भूमिका होती है, उससे ये परे हटके हैं। कभी ये देश के मुद्दों की बात नहीं करते, जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पे विरुद्ध अपराध है, ये सारे मामलों को लेकर इन पे ये बात नहीं करते, इनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों आप देखें अलवर में इन्होंने क्या किया। अलवर में हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, वो मंदिर में गए, वहाँ जाके ये गंगा जल से धुलवाते हैं। तो मैं निश्चित रूप से और हमारी पार्टी ये कहना चाहेगी, इनको ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जो इनको सद्बुद्धि आए, देश के विकास में भागीदारी निभाएं, और एक लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं। आप देखें कि अभी राजस्थान में क्या हो रहा है, लगभग इनके 16-17 महीने की सरकार जो चल रही है, उसमें इन्होंने जो मुद्दे जो लेके आए थे ये सत्ता में, उन मुद्दों से ये भटक रहे हैं। आज बेरोजगारी भी उसी चरम सीमा पे है, एक भी इन्होंने कोई भर्ती नहीं की, नहीं निकाली हो तो ये बता दें। अपराध आप न्यूज़पेपर की हेडिंग देख लें,
किसी भी न्यूज़पेपर की आप उसमें महिलाओं के दुष्कर्म के अपराध भी आ रहे हैं, चोरी के, डकैती के, हत्या के ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको इस प्रशिक्षण पे इन मामलों में आना चाहिए कि पहले से कम है अपराध, और अपराध हो भी रहे हैं तो उस पर तुरंत हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग विपक्ष के बताइए इनको। आप देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। दूसरा आप देखें, आज राजस्थान में पंचायत चुनाव का टेन्योर पूरा हो चुका है, कार्यकाल पूरा हो गया, और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनका एक 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, वो ये चुनाव नहीं करा पा रहे। ये परिसीमन के आधार पर लगातार उन चुनाव को टाल रहे हैं। जनवरी 2025 में इन संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो गया है। राजस्थान में 11,000 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 6,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया, नगरीय निकायों का हो गया है। यहाँ तक कि आप भरतपुर में देख लें, उप जिला प्रमुख का कार्यकाल पूरा, वहाँ पर जो जगत सिंह जी विधायक जो चुन के आए हैं, वहाँ पर उपचुनाव नहीं करा पा रहे। तो हमारी पार्टी की मांग है कि इनको कोई भी प्रशिक्षण हो, मगर प्रशिक्षण ये होना चाहिए कि जनता के जो इनको मैंडेट दिया है जनता ने, इनको सत्ता में लेके आए, तो सत्ता में जिन मुद्दों के साथ ही आए हैं उनको भी वे पूरा करें। योगेंद्र जी अटल जी कुछ कह रहे थे आप बीच में। देखिए, ऐसा है, अभी मेरे समकक्ष प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो कोई भी चीज़ की महंगाई, बेरोजगारी दर, सब क्राइम रेट, अब आप केवल बोल देना, अब वो बोलने का सत्यापन कैसे हो? महंगाई दर कितनी है इनसे पूछिए आप। आज राजस्थान के अंदर या इंडिया में महंगाई दर कितनी है और 2012 में कितनी थी? आप पूछिए, मैं बता देता हूं आपको। आप बेरोजगारी दर आज कितनी है? आप कहते हो कि भयंकर महंगाई है। 2012 के अंदर 10 से 12 के बीच 30% बेरोजगारी दर थी, जो आज 8 पॉइंट कुछ है, और बार बार 7.6, कभी 8, इस तरह। और हमारी तो कोशिश है उसको और कम का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही कहा कि 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। पिछले 5 साल में आपने 1.25 लाख भी नहीं दी, और हमने 4 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख प्राइवेट नौकरियां। और उसके लिए पैसा कहां से आएगा, उसका भी प्रबंधन राइजिंग राजस्थान पहले ही फेज में। सुनिए, क्राइम रेट की बात सुनिए। राजस्थान धरातल पे जो काम किया वो बताए ना। सुनो तो सही। क्राइम रेट के लिए मैंने नहीं आंकड़े पेश किए, पुलिस मुख्यालय यहां से जो आंकड़े आए उसमें क्राइम रेट भी पिछली बार की तुलना में इस बार कम हुआ है। राजस्थान नंबर 2 पे थे। एक मैं दोनों को अवगत करा देता हूं। राजस्थान पुलिस सरकारों के अब एक तरह से क्राइम को लेकर स्पोक्स पर्सन बन गई, और मैं दावे के साथ भी कह सकता हूं, उन्हें बहुत क्राइम की स्टोरियां की हैं। किस सरकार को कैसा आंकड़ा चाहिए? अपराध सबको दिखता है कि खूब हो रहा है। कभी भी विधानसभा में कोई भी पुलिस की रिपोर्ट पिछले 10 सालों में उठा करके देख लीजिए, गणना करेंगे कि अगस्त के आंकड़े जून से कर देंगे, अप्रैल से, उस महीने से आप देखिए 12% कम हुआ है, उससे कम हुआ है, उससे कम हुआ है। आंकड़े कभी भी किसी सरकार में, सुनिए अटल जी सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। और ये बात गुलाब चंद जी कटारिया ने खुद ने भी स्वीकार की है जब गृह मंत्री थे। बहुत स्मार्ट तरीके से एक सरकार कैसे खुश हो सकती है आंकड़ों में, ये बहुत स्मार्ट तरीका राजस्थान पुलिस तय करती है। दोनों सरकारों को बता रहा हूं मैं ये। और होता क्या है, किसी साल से कंपैरिजन करेंगे, उस साल से ये आंकड़े कम है, इतने माइनस इतने % हो गए। भाई आए दिन अखबार के भरे पड़े रहते हैं, थानों के अंदर FIR की स्थिति इतनी रहती है, हर थाना कहता है कि हाँ साहब हर साल इजाफा होता है अपराध के अंदर। इसमें कोई सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, राजस्थान में पॉलिटिकल पार्टीज बेवजह क्रिमिनल्स के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। मैं दोनों को कह रहा हूं, दोनों की सरकार क्यों बने हुए मैं बताता हूं। अपराध खासकर महिलाओं को लेके, यहां संगठित अपराध नहीं है, मनोविकृति के अपराध हैं, जिसमें आप लोगों के प्रशिक्षण दे रहे हो ना, समाज को प्रशिक्षण देने के लिए भी पहल चलानी चाहिए। आप दोनों के बूथ पे कार्यकर्ता बैठते हैं, पन्ना प्रमुख बना रखे हैं। कितने पन्ना प्रमुख ये बता सकते हैं कि साहब इस गली के अंदर ऐसे बदमाश लोग रहते हैं, इनका इलाज करना जरूरी है। केवल वोट गिनने के लिए नहीं बनने चाहिए पन्ना प्रमुख। कोई भी पार्टी सुनिए, एक एजेंडा होता है कि हम वोट का दोहन कैसे कर सकते हैं, वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टी। मुझे कहने में कहीं कोई गिलानी नहीं है। ये प्रशिक्षण भी देने की कोशिश करिए कि हां आपकी योजनाएं भी वहां जाएं, योजनाओं का लाभ वास्तव में कितने लोगों को मिल रहा है, और उनकी आवाज भी ऊपर सुने। बैठा दिया जाते हैं आपके दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, जब ऐसे संवाद होता है उसे निकल के आते हैं कि साहब बोलने ही नहीं दिया जाता है। ये मैं दोनों पार्टियों के स्पोक्स पर्सन से कह रहा हूं, मना कर देते हैं कि नहीं बस बैठिए, मालूम है आप इंडिविजुअल मिलना, ये प्रशिक्षण होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मतलब दोनों को कह रहा हूं, दोनों की सरकारें रही नहीं है। जो जरूरी है प्रशिक्षण के लिए, इनको सद्बुद्धि के भी प्रशिक्षण की जरूरत है। जो आपने जो आचरण के लिए सही आचरण का भी इनको प्रशिक्षण की जरूरत है। प्रशिक्षण होता है। आज आप देखिए, संदीप जी आप लॉयर हैं और अटल जी भी काफी सोशल एक्टिव रहते हैं। ये महिलाओं से जुड़े मुद्दे, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी सरकार फिर बीजेपी के लोग चीख चीख के कहते तो उस वक्त भी कहता था मैं, और आज आप लोगों को भी कहता हूं, ये मुद्दा नहीं है। ना बीजेपी इसको सोल्व कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती जो है। महिलाओं पे जो अपराध है वो इसमें आपको ऐसी बताइए कि एक नजर कैसे हो को सके। रोकने के लिए निश्चित रूप से कारगर उपाय होने चाहिए और मात्र कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसमें धरातल पे उतर के हमारे को आगे आना चाहिए। जिम्मेदारी नहीं महिला हमारे लिए बहुत ही वो नीचे तक एक बात है हमारे समाज का। आप कह रहे हो अपराध के साथ अपराध तो निश्चित रूप से हमारे लिए होगी बिल्कुल गलत है। क्या क्या चीजें किस तरीके से उनको दंड दिया जाए या उनको समझ को पैदा किया जाए। अटल जी मेरी बात सुनिए, आप अटल जी सुनिए, आप अटल जी निर्भया केस सुनिए, निर्भया लेकर सुनिए तो सही सर, मैं दोनों को ही दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं आप लोगों को। निर्भया केस के बाद सजाए मौत, इससे बड़ी तो कोई सजा नहीं होती। आदमी को जिंदगी से बाहर कर दोगे तो क्या इससे बड़ी कोई सजा है क्या? लेकिन फिर भी अपराध बढ़ रहे हैं। आप लोगों को और हमको, समाज को, मैं इंक्लूडिंग ऑल, मैं हमको भी, मीडिया को भी करता हूं और समाज के हर व्यक्ति को मैं कहता हूं कि फिर भी सोचना चाहिए कि ये मालूम है अपराधी को कि रेप करूंगा तो साला सजाए मौत भी हो सकती है, मेरे को मैं लटकाया भी जा सकता हूं, उसके बावजूद भी अपराध हो रहे हैं। अपराधी नहीं हो रहे हैं, घटना के बाद में पता लगता है कि मेरी नॉन है, मुझे पहचान, उसका कत्ल भी कर दिया जाता है। कभी इस पे को सोचता है कि हाँ वास्तव में कहां जा रहे हैं, ये कैसे तालिबानी स्थितियां और सोच बनती जा रही है। ये किसी ने सोचा क्या केवल वहां बेटी को जला दिया गया, वहां बेटी का अपराध हो गया, इसको इस्तीफा देना चाहिए, रुस्ती को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो दोनों ही पार्टियां, आप लोग डिमांड करते हैं, कौन इस्तीफा देता है और कौन इसके रखवा कर सकता है बताओ। ये केवल राजनीतिक लोग कितने जिम्मेदार है इसमें? क्या केवल एक राजपालिका, नहीं, सुनिए, कार्यपालिका, राजपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, तीनों हम चारों तंत्र मिलकर के देश चलाते हैं। और आप अगर सही बोल रहे हो तो आप ही नहीं मानते, ये भी स्पष्ट करो। मीडिया आप ये भी स्पष्ट कीजिए, आप क्यों चुप बैठे रहते हैं? मीडिया आप क्यों नहीं? और बहुत चीजें भी बोलिए ना। एक क्यों होता है? अटल अपराधी को 15-20 साल तक सजाएं नहीं चाहिए, बोलिए आप। अटल जी केवल राजनीतिक पार्टियों को आरोप लगाना जो आप अगर उसको सुनिए, आप दोनों खत्म करना चाहते हैं, दोनों सबको स्वीकार्य बनाना पड़ेगा, दोनों दंड प्रक्रियाओं को दोनों सहनी पड़ेगी, दोनों करिए ना आप। बोलिए मीडिया, आप जन टीवी पर बोलिए इस बात मैं आपसे कौन कौन लोग हैं शामिल और क्यों दंड प्रक्रियाएं लेट होती हैं। सुने सर, ये तो सवाल राजनीतिक दलों से इस वजह से किया जाता है अटल खंडेलवाल साहब, क्योंकि हुक्मरान तो आप ही लोगों से कोई बनना है, कांग्रेस का बनेगा, बीजेपी का बनाएगा, जो सत्ता चलाता है जिम्मेदारी उसकी इस वजह से बन जाती है कि भाई तंत्र को मजबूत करें। मैं तो खुद कह रहा हूं, नजीर ऐसी पेश करिए कि रूह कांप उठे कि ऐसा करेंगे तो इसका अंजाम ये होता है। ये नजीर पेश मत करिए। देखिए एक सुनिए, आप एक फिरा करके और बात मैं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी सरकार क्या कर सकती है? पॉलिसी बना सकती है, उसमें मृत्युदंड डाल सकती है, वही सब बढ़ा सकती है, उसको अंदर डाल सकती है, जेल के अंदर डाल सकती है ना। क्राइम को तेजी से खत्म करने के लिए दंड टाइम पर नहीं मिलेगा, दंड टाइम पर नहीं मिलेगा, वो अपराधी फिर भी रहते हैं। मैं आपकी बात सुने संदीप जी, मैं आप ही की बात को तो कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं और आप समझ नहीं रहे हो। राजनीतिक दल कोई भी पार्टी हो, एक केस को लेकर के किसी भी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए, और राजनीतिक दलों को भी एक अपराध को लेकर के भोपू नहीं बनना चाहिए कि देखिए इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि हम आएंगे तो हम भी वही करेंगे जो पिछले वाले करें, कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर, लेकिन हम प्रशिक्षण पे लौटे नहीं तो हम दाएं बाएं हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस वजह से चला रहा था कि यह भी एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि हाँ, उस विधायक और जनप्रतिनिधि को भी इतना पावरफुल बनाना चाहिए कि वाकई वो अगर जनहित की बात कर रहा है तो उसका सुना भी जाए, उसको गोल नहीं कर दिया जाए कि चुप यार बैठ जा, अपनी किरकिरी होगी, ये नहीं कहना चाहिए। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा कि वास्तव में कुछ जरूरत ऐसी भी है कि जनप्रतिनिधि विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि, चाहे गहलोत साहब की सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, उनको क्योंकि आजादी से पूछने का वक्त वहीं पर मिलता है और अपनी बात कहने का। स्कूल से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर, पानी, बिजली, तमाम मुद्दे सत्ता पक्ष के विधायक उठाते हैं।
आपको नहीं लगता है कि वास्तव में उनको मजबूत भी करना चाहिए? वो आत्मग्लानि महसूस करते हैं सत्ता पक्ष के विधायक भी, चलिए आपने बैठा दिया, हमें ज्ञान तो दे रहे हो, लेकिन हम जनता के बीच जाके बोलेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल एक विधानसभा का जनप्रतिनिधि विधायक होता है, और विधायक के पास अगर पावर नहीं होगा, जनता की बात अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा, वहां डिमांड पूरी नहीं हो रही है, या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र की बात को सदन में नहीं रख पाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता से विश्वासघात ही उस जनप्रतिनिधि का होगा। जनप्रतिनिधि क्या कुछ कर सकता है, उसके पावर हो, और अपने क्षेत्र की जो डिमांड्स हैं, चाहे सरकार की योजनाएं हैं, जो योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, जो लाभ ले रहा है या फिर वांछित नहीं है उनको हटाया भी जाना चाहिए। तो कुछ योजनाएं और अगर जनप्रतिनिधि की ओर से सुझाव दिए जाएं कि उनके क्षेत्र में इस तरह के लोग रहते हैं, वंचित वर्ग है, वो इस योजना से फना क्लोज के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहा है, तो सुधार की गुंजाइश भी वहाँ पर जनप्रतिनिधि के माध्यम से रहती है। एक विधायक अपने जनता के लिए अगर समर्पित भाव से काम करेगा तो एंटी इनकम्बेंसी होने के काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं। वहाँ की जनता तय करती है कि उसका मुखिया किस तरह का है। मुखिया पर सब कुछ निर्भर इसलिए भी करता है कि जनता विधानसभा क्षेत्र की ये नहीं समझती कि मुख्यमंत्री ने ये चीज़ें उनके लिए स्वीकृत नहीं की गई होंगी। और एक चीज़ और भी होती है कि ये भी जनता नहीं मानती है कि सत्ता पक्ष का है या विपक्षी खेमे का ये विधायक है, क्योंकि विधायक वो सब कुछ मानती है। विधानसभा क्षेत्र के लिए उस विधायक के पास में जनता ये मानती है कि वो पावर है, कि वो चाहे सड़क बनाने की बात हो, बिजली की व्यवस्था करने की बात हो, पानी की पेयजल की नल के घर हर घर नल पहुंचाने की बात हो, ये तमाम जो आवश्यकताएं होती है जनता की, एक नागरिक होने के नाते उनकी शायद समझ में यही होता है कि उनका विधायक जो है वो उनकी सब कुछ जो डिमांड्स है वो पूरी कर सकता है। तो विधायक को पावरफुल भी होना चाहिए, और विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक को समझना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए कि आखिरकार कहीं कुछ कमी खामी है तो उसको दुरुस्त करते हुए कैसे पूरा किया जा सके। बिल्कुल आप सही करें। विधायक का पावरफुल से सेंस ये है कि वास्तव में देखिए, कोई भी सरकार हो वो जनता के लिए योजना बनाती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, और बनाती है तो धरातल पे उतर रही है कि नहीं उतर रही है। केवल ट्रांसफर, पोस्टिंग, इसको यहां लगा दो और उसको यहां लगा दो, मेरी सड़क का क्या होना चाहिए, वो भी एक पार्ट ऑफ जॉब है, आपका करना चाहिए। लेकिन वास्तव में जिस जनता के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, मुझे अशोक गहलोत जी का एक पूरी मीटिंग में उन्होंने पूछा था कि ये योजना आप लोगों के लिए बनी थी, आप लोगों ने फायदा लिया, 4 हाथ खड़े हुए। कहीं ना कहीं उनके सिस्टम की खामी और कमजोरी थी, पिछले कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं, और खुद स्वीकार भी करते हैं। सरकार चाहे भजनलाल की हो, चाहे वसुंधरा राजे की हो, या फिर अशोक गहलोत की हो, जनता के लिए योजना बनी है और जनता के बीच जा रही है कि नहीं जा रही है, एमएलए का काम है। एमएलए अपना सिस्टम ऐसा डेवलप करे कि हाँ ये कमी, और जिस सरकार के विधायक और सरकार में बैठे लोगों, उस विधायक को इतना मजबूत करना चाहिए कि वाकई वो जनहित की अगर कोई बात कर रहा है तो काम भी उसी तरह से हो। तब तो मुझे लगता है कि प्रशिक्षण हो या सुशासन की बात हो, अदरवाइज आपका विधायक अगर भटकता फिर रहा है विकास योजनाओं के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर एजेंडा केवल एक सत्ता की कुर्सी दोबारा कैसे आ सकती है। आपका विधायक भी मजबूत होना चाहिए, और वो वाकई अगर वो बात कर रहा है जनहित की, वो काम भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज अर्जी लगा रहा, 3 साल बाद में वो लटकता फिर रहा है कि साहब एक रिक्वेस्ट की थी, मेरा वही काम नहीं हो पा रहा है मुझसे, मेरे कहने से जहां जरूरत है पानी की वहां हैंडपंप नहीं लग पा रहा, बिजली वाले ट्रांसफार्मर उतार करके लेकर के चले गए। कहीं कोई कह रहा है कि देखिए साहब सड़कों पर ये गांव में घुसने के लिए एक गली है उसमें पानी भरा रहता है, वो विधायक भी इतना ही मजबूत होना चाहिए। सरकारों को देखना चाहिए, यह तो तय माना जाना चाहिए कि सुशासन के पाठ के साथ साथ केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाएं जनता के बीच कैसे पहुंचाई जा सकती हैं, उस पर गौर किया जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तीसरा इंजन कैसे इसमें जुड़ सकता है आने वाले दिनों में, उस पर कवायद की जा सकती है। कुछ ऐसे पहलू हैं जो होने चाहिए, क्योंकि पार्टी के साथ साथ कुछ जनहित के मुद्दों पे भी चर्चा की जाएगी, कुछ रेजुलेशन अगर पास किए जाएंगे, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम होती है क्योंकि ये प्रशिक्षण है, तो इसमें कोई नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रारूप पास किया जाएगा। हाँ, लेकिन एक रूपरेखा जरूर तय की जाएगी, तो आने वाले दिनों में इसका पता लगेगा कि उसका असर क्या है, कि 3 दिन जो गुजरात की हवा खा के हमारे माननीय आएंगे, उनमें कितना असर और कितना कुछ महसूस कर रहे हैं, 2028 से पहले कितने गदगद होते दिखाई देंगे कि हाँ वास्तव में हमें कुछ रूपरेखा और गाइडलाइन दी है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो आगे चले जाएंगे। और बाकी तो अगर एक सोच ये भी होती है कि कुछ नहीं साहब, हो तो उसी वक्त पता लगेगा कि इस सीट में क्या होगा, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोच बात की। लेकिन आप आज जनप्रतिनिधि है, उस समय तो आपको उसी तरह से जीना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।